नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, प्रणाम। आपका फिर से स्वागत है युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो हमने एक नई चर्चा शुरू की थी बेटा। मैं आप लोगों को इसी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने पहला लेक्चर आप लोगों को इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि समझाई थी, किसकी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की। तो अब हमारा ये सेकंड लेक्चर है, दूसरी क्लास है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसके बारे में मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा कि इकोनॉमिक्स कैसे कैसे हम क्या क्या टॉपिक रीड करेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है क्लास के ऊपर, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं और उनको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत में मैंने कुछ बातें बताई थी आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें कुछ व्यक्ति थे जो महत्वपूर्ण थे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड, जिनमें सबसे पहले मैंने जिक्र किया होगा आप लोगों के सामने एडम स्मिथ का, जिन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन में ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। और इसी कारण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर, अगर भारत की बात करें तो भारत में अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था का पिता एम विश्वेश्वरैया का बोला जाता है। लेकिन शुरुआत से लेकर पहले जो जनक माने जाते हैं वे कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ माने जाते हैं, जो व्यक्ति पूंजीवाद के पिता या जनक भी कहलाए हैं। तो उन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, किन्हें? एडम स्मिथ को। बाद में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आते हैं। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें हम, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो आप लोगों को मैंने समझा दिया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे उसके बारे में मैंने बताया था। मैक्रो को इंट्रोड्यूस करने वाले यानी कि परिचय देने वाले जो व्यक्ति थे, जो उनके जनक थे, उनके बारे में मैंने आप लोगों को रूबरू करवाया था। लेकिन जब बात भारत की अर्थव्यवस्था की आई थी तो वो मैंने आप लोगों को समझानी शुरू कर दी थी। क्योंकि हुआ क्या था, जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। अब मैंने ये बोला था कि उस समय सबसे पहले जो भारत के जो नेता थे, जो लीडर्स थे, जो मंत्री थे, उनके आगे सबसे पहले जो सामने जो कदम था वो यही था। सबसे पहले जो अहम समस्या थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को रखा जाए, यानी कि कैसी अर्थव्यवस्था भारत की अपनाई जाए जिसमें भारत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और कल्याण हो सके। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सुझाव दिया और उस समय विश्व के अंदर दो अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित थी, जिनमें मैंने एक बताया था आपको, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी, जो दो संगठन मानते थे। यूएसएसआर जिसमें 15 कंट्रीज थी, और दूसरा कौन था यूएसआरवाई, जिसमें कितनी कंट्रीज थी? 8 कंट्रीज थी। ये दो संगठन जिसको क्या मानते थे? समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानते थे। और एक संगठन था बेटा, संगठन क्या, एक ऐसे देश थे जो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को मानते थे, जिनमें यूएसए वगैरह या ब्रिटेन वगैरह वाले देश आते थे। अब भारत का सबसे अहम मुद्दा ये था कि ये अपनाई जाए या फिर पूंजीवाद कैपिटलिज्म अपनाई जाए। और कैपिटलिज्म की बात करें तो उसके बारे में अपने एडम स्मिथ ने रूबरू करवाया। और समाजवादी की बात करें तो कौन थे? मार्क्सवाद। तो अब दोनों का सामना करना पड़ा भारत को। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इसको अपनाओ, और कुछ इग्नो अर्थशास्त्री बोलते हैं कि किसको अपनाओ?
पूंजीवाद को अपनाओ। तो दोनों के बीच में देखते हैं कि इनके बीच में कुरीतियाँ क्या है, इन दोनों के बीच में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम भारत का विकास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उन्होंने समाजवादी में देखते हैं कि समाजवादी में उन्हें पाया जाता है कि इसमें अगर हमने ज़्यादा वितरण कर दिया, क्योंकि समाजवादी में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। वितरण बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोगों को समान बांटा जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कल्याण हो सके समाज का या किसी भी प्रकार की प्रजा या जनता का भारत की। तो उन्होंने देखा कि अगर सरकार ने सारा का सारा प्रोडक्शन जो हुआ है वो सारा का सारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा और दोबारा से भारत क्या हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगा। ऐसे ही कैपिटलिज्म में चले गए। तो कैपिटलिज्म अपनाने की सोची तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोडक्शन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रोडक्शन से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको प्रॉफिट कमाने के लिए हम बेचेंगे और उसका उचित मूल्य तय होगा, और वो कितना भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड है, फर्म पे डिपेंड है। इसलिए सरकार ने सोचा अगर पूंजीवाद अपना ली, अर्थशास्त्र ने सोचा पूंजीवाद को अपना लिया, तो सबसे बड़ा सामना किसका करना पड़ेगा, नव उपनिवेश का या उपनिवेश का। तो सरकार ने दोनों को क्या कर दिया, काटा मार दिया। फिर सरकार बोली कि भाई आज से ऐसी व्यवस्था अपनाएंगे जिसमें कुछ गुण किसके हो, सोशलिज्म इकोनॉमी के हो, और कुछ गुण किसके हो, कैपिटलिज्म इकोनॉमी के हो, और दोनों को मिला के एक नई अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाई गई जिसे मिश्रित इकोनॉमी कहा गया, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। और इसको कहने वाला भारत के अंदर प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसको बताने वाला प्रथम व्यक्ति जिसने 6 अप्रैल 1948 को एक घोषणा की थी। किस चीज़ की घोषणा करी थी बेटा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति की भारत के अंदर घोषणा की किस व्यक्ति ने, तो औद्योगिक क्रांति की घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन था बेटा, तो कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसी ने बताया कि भारत की इकोनॉमी कैसी है। तो कैसी बताई बेटा इसने भारत की इकोनॉमी, तो इसने भारत की इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था बताया गया। कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन ये नहीं बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में कितना योगदान पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का है और कितना योगदान प्राइवेट क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र का है। तो उसको किस व्यक्ति द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इस व्यक्ति द्वारा। लेकिन इन्होंने ये कहा था जब प्रोडक्शन होगा, जब वितरण होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये बता देंगे कि भाई पब्लिक कितना है और प्राइवेट कितना है। लेकिन आगे चलकर एक व्यक्ति आता है जो 1 अप्रैल 1956 को एक मॉडल तैयार करता है, एक मॉडल पेश करता है भारत के सामने, जिसका मॉडल का नाम था पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या नाम था, पीसी महालनोबिस मॉडल। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो पीसी महालनोबिस द्वारा। इनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, जिन्होंने 1 अप्रैल 1956 को भारत को एक मॉडल दिया जिसमें ये बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में कितना भाग
प्राइवेट है और कितना भाग निजी हाथों में है। तो ये बात बताने वाला मॉडल कौन सा था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल था। और इसमें महालनोबिस द्वारा ही क्या बताया गया कि भारत का मॉडल कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें इस मॉडल के तहत, तो इन्होंने पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार का योगदान की बात करें तो 80% बताया। यानी कि 80% हिस्सा कैसा है, सार्वजनिक है, यानी कि सरकार के अंडर में है। और दूसरे नंबर पर प्राइवेट की बात आती है, प्राइवेट सेक्टर की, तो इन्होंने निजी क्षेत्र को 20% बताया। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में 80% किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, और 20% किसके हाथ में है, निजी हाथों में है। ये मॉडल बताता है हमें भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। अब आगे चलकर होता क्या है, ये मॉडल चल रहा है, लेकिन जब भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा हुई थी उस समय अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बताओ कि ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें क्या होगा, अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी क्या भारत की? ऐसा कुछ नहीं बेटा, बंद अर्थव्यवस्था उसको बोला जाता है जिस देश का आयात निर्यात नहीं होता हो, यानी कि वो एक देश से व्यापार नहीं कर पाता हो, यानी कि ना तो अपना सामान बेच पाता है और ना ही अपना सामान खरीद पाता है। अगर ये व्यवस्था बंद है तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये चलती गई चलती गई चलती गई। ये कब की बात है, 56 की। 56 के बाद एक अहम कदम उठता है। क्या उठता बेटा, एक अहम कदम उठाया जाता है भारत की सरकार के द्वारा। कब की बात है, 24 जुलाई 1991 की। इसके बाद जो अगला कदम उठता है 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को एक मॉडल पेश होता है भारत के अंदर जिसका नाम है एलपीजी मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा, एलपीजी मॉडल। जैसे ये भारत के अंदर मॉडल लागू होता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी हो जाती है। कैसी इकोनॉमी हो जाती है, ओपन इकोनॉमी हो जाती है। भारत के रास्ते खुल जाते हैं व्यापार करने के लिए। अब भारत, इंडिया दूसरे देश से आयात निर्यात कर सकता है, अपना सामान बेच भी सकता है और दूसरे देशों से सामान खरीद भी सकता है। और ये किसका नतीजा है, ये एलपीजी मॉडल का नतीजा है। और इसको पेश करने का काम किसने किया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। किसने किया था, उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे बेटा, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ये मॉडल पेश किया गया। इस मॉडल का नाम क्या है, एलपीजी मॉडल, जिसमें एल का नाम क्या है, लिबरलिज्म, प्राइवेटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी कि भारत के अंदर एलपीजी मॉडल में यानी कि उदारीकरण यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, वैश्वीकरण यानी कि जो दूसरे देश हैं उनको भी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। यानी कि भारत से बाहर के देश भी भारत में आओ, कंपनी डालो, व्यापार करो, जिससे भारत को भी प्रॉफिट होगा और दूसरे देश वालों को भी प्रॉफिट होगा। तो एलपीजी भी मॉडल में भारत के रास्ते खुल गए थे। इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए ये मॉडल आते ही भारत की इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहा गया। क्या कहा गया, ओपन इकोनॉमी कहा गया। भारत की खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। और इस मॉडल को एक नाम और दिया गया जिसका नाम था NEP, यानी कि न्यू
न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति भी कहा गया। किसको बेटा? एलपीजी मॉडल को। किसने पेश किया? उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया था। और पेश करवाने वाले जो प्रधानमंत्री पीएम थे उस समय, तो कौन थे बेटा? पीवी नरसिम्हा राव थे, उस समय के पीएम थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एलपीजी मॉडल किसके द्वारा दिया गया, अगर एलपीजी मॉडल को के समय बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, अगर उस समय के वित्त मंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे बेटा। मनमोहन सिंह थे। अब बात आती है उस समय बेटा पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो इतना उतारिए, एक बार इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इतना नोट कीजिए अच्छे से। और एक बात का बेटा विशेष ध्यान रखना आप लोगों को, जो प्रशांत चंद्र महाल लोविस है, इन्हें भारत का, भारतीय अर्थव्यवस्था का पिता भी कहा जाता है, और एम विश्वेश्वरैया को भारत का पिता भी कहा जाता, दोनों व्यक्तियों को कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो दोनों से बनता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलेगा आप लोगों को, इन दोनों में से कौन सा एक अटैम्प्ट करना है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस एम विश्वेश्वरैया को देनी है। इस मॉडल के कारण ही इनको भारतीय अर्थव्यवस्था का पिता भी कहते हैं, यानी कि मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का फादर किन्हें कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, याद रखना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक की तरफ रुख करेंगे हम। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया अच्छे से। किसका? इकोनॉमिक्स का। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो क्या होती है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ होती है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, सीमित संसाधन द्वारा, सीमित यानी कि लिमिटेड रिसोर्सों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आवश्यकताओं को पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ गए ये चीज़ें? मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, एक एक बिंदु बता दिया है। अर्थ का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब क्या होता है, और अर्थ का मतलब क्या होता है और व्यवस्था का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बस इतना ही फर्क है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो सैद्धांतिक रूप से जिन नियमों को का हम अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये है किताबी लैंग्वेज परिभाषा। और अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर हम
सैद्धांतिक नियमों का व्यवहारिक रूप से क्या करें, अध्ययन करें, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैंने सारी चीज़ आप लोगों को समझा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये छोटी मोटी बातें हैं जो बेसिक क्लियर करना था, मैंने आप लोगों का कर दिया है अच्छे से। अब हम किस पे जा रहे हैं, टॉपिक पे जा रहे हैं। और सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है किसका, इकोनॉमिक्स का, वो है सेक्टर्स, क्षेत्र। यानी कि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में कितने क्षेत्र होते हैं, जिसमें व्यवसायों को, जिसमें हमारे कार्यों को बांटा गया है, कौन सा कार्य किस क्षेत्र में आएगा, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र या व्यवस्था के अनुसार। हम बात करने वाले हैं अब क्षेत्र की, तो आप लोगों ने हेडिंग डालनी है क्षेत्र की। तो मैं एक बार साफ कर देता हूँ अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए एक बार बोर्ड की तरफ। अब हम चलने वाले हैं क्षेत्रों के ऊपर। तो क्षेत्र बताएंगे आप लोगों को, क्षेत्र क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट। अब देखो चैप्टर फर्स्ट है सेक्टर, क्षेत्र। अगर हम क्षेत्र की बात करें बेटा, अगर क्षेत्र का हम विभाजन करें तो क्षेत्र 3 भागों में बंटता। कितने भागों में बंटता है, 3 भागों में। कई बच्चे बोलेंगे सर वो तो हमें पता है 3 भाग कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी। लेकिन बेटा वो आप गलत बोल रहे हो। अभी मैं बताऊंगा वे क्षेत्र के 3 पार्ट कौन से हैं, अगर जिनमें हम क्षेत्र को बांटते हैं। तो अगर हम बात करें क्षेत्र की तो 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों की बात करें तो हम सबसे पहले क्षेत्र को नेचर के अकॉर्डिंग बांटते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग यानी कि स्वभाव के अकॉर्डिंग, यानी कि किस क्षेत्र का क्या स्वभाव है। दूसरे में दूसरा प्रकार क्या है क्षेत्र का, तो दूसरा भाई हम देखते हैं उसके अंदर टर्म्स क्या है, शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है। और तीसरा क्या आता है बेटा, क्षेत्र में ही तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा भाग आता है स्वामित्व, ओनरशिप क्या है। तो हम क्षेत्र को अर्थशास्त्र के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें स्वभाव के अनुसार, शर्तों के अनुसार, स्वामित्व के अनुसार बांटा जाता है। अगर हम स्वभाव के अनुसार बात करें अर्थशास्त्र की, तो स्वभाव के अनुसार हम अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा होता है, प्राथमिक, प्राइमरी। दूसरा भाग कौन सा होता है, द्वितीयक, सेकेंडरी। और तीसरा कौन सा होता है, तृतीयक यानी कि टेरेटरी। अब बात करने जा रहे हैं हम किसकी, स्वभाव के आधार पर क्षेत्रों की। तो प्रथम क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो देखिए प्रथम क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में हम किन को शामिल करेंगे, किन चीज़ों को शामिल करेंगे कि स्वभाव के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र में हम किन जगहों को, किन स्थानों को शामिल करें या किन चीज़ों को शामिल करें जो इस क्षेत्र को
फुलफिल करती है। तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये हमेशा बेटा ध्यान रखना, इसमें सभी की सभी नेचुरल चीज़ें आएगी। क्या आएगी? नेचुरल गुड्स, नेचुरल प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं बोले तो बेटा जिन चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता वो सभी की सभी चीज़ें क्या है? हमारी प्राथमिक है। जो प्रकृति की देन है, जो किसकी देन है? प्रकृति, नेचर की देन है, वे सभी की सभी चीज़ें किस में आएगी? किस में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्राकृतिक वस्तु आती है जिसमें हमारा प्रकृति के अनुसार हम क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि, एग्रीकल्चर करते हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो किस में आता? प्राथमिक में। अगर हमारा खेती पे बस चलता बेटा? नहीं चलता, क्योंकि खेती एक ऐसा क्षेत्र है, अगर हमने गेहूं बो लिया, क्या पता आपकी बार वो मुनाफा दे के जाए या नहीं भी दे के जाए, क्योंकि हमारा उन पर बस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो गई, फसल खराब हो गई पूरी, तो किसान तो मर गया। ये उसकी इनकम कहाँ से होगी? उसका आय कहाँ से बढ़ेगी? इसलिए जिस वस्तु पर हमारा बस नहीं चलता उनको हम किस में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, जिसमें कृषि आती है, पशुपालन आता है। क्या आता है? पशुपालन। क्या बोलते हैं पशुपालन को? डोमेस्टिकेशन। तो पशुपालन आता है। अब क्या हुआ? हम भैंस ले आए एक, और भैंस बीमार हो गई, बीमार होकर मर गई, या फिर चलते वक्त उसका पैर फिसल गया, पैर फिसलने से टांग वगैरह या कुछ ऐसा पार्ट टूट गया जिसकी वजह से डेथ हो जाती है भैंस की, या किसी भी पशु की या बकरी की, उनकी डेथ हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है बोले तो, यानी कि किसी एक्सीडेंट में मारी गई या फिर कुछ ऐसा खाने से उनकी डेथ हो गई, तो उन पे भी हमारा बस नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? वो नेचुरली है और हमने उनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए वे भी किस में आएगी बेटा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। तो अब हम अगले क्षेत्र की बात करते हैं। अब हम अगले क्षेत्र की बात करें, कृषि और पशुपालन यानी कि एनिमल रेयरिंग के बाद, यानी कि डोमेस्टिकेशन के बाद अगला जो पार्ट आता है बेटा वो आता है वानिकी, फॉरेस्ट्री। क्या आता है? वानिकी, वानिकी, फॉरेस्ट्री। ये क्षेत्र भी किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा। और कौन सा क्षेत्र आएगा बेटा वानिकी के बाद? तो अगर हम एक और क्षेत्र की बात करें तो उत्खनन आता है। उत्खनन, माइनिंग, माइनिंग यानी कि गुफाओं को, यानी कि धरती को खोद कर उससे खनिज निकालना, मिनरल्स निकालना, कोयला हो गया या फिर कुछ और जैसे कि मैग्नीशियम, पोटासियम वगैरह, ये चीज़ें धरती के अंदर से निकालने खोद के, उसको क्या बोलते हैं? उत्खनन बोलते हैं। और उसके बाद अगला आता है बेटा, सॉरी उत्खनन नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, माइनिंग होती है बेटा खनन। खनन क्या बोलते हैं इसको? खनन। जो खानों के अंदर से निकाली जाती, गुफाओं के अंदर से निकाली जाती हैं, उनको खोद खोद से नीचे से कोयला निकाल लिया धरती के अंदर से, और ऐसी कई प्रकार की चीज़ें निकाल ली। उत्खनन क्या होता है? उत्खनन को बोलते हैं बेटा, इंग्लिश के अंदर बात करें हम तो क्यूरिंग बोलते हैं। उत्खनन में क्या किया जाता है? जो खुली सतह पर जो खनिज निकला हुआ होता है, जो खुली, उत्खनन में और खनन में इतना फर्क है, ये तो धरती के अंदर से निकाला जाएगा माइनिंग करके, यानी कि गुफाएं बनाकर। और उत्खनन में क्या किया जाता है? अगर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन में जो खनिज अपनी भूप्रपट्टी से ऊपर है, यानी कि धरती के ऊपर है, जैसे कि कोई पहाड़ है या कोई पठार है, उससे हमें रेती, बजरी या फिर रेत प्राप्त हो रहा है या सिलिका प्राप्त हो रहा है, उसको हम उत्खनन बोलते हैं। यानी कि उससे हम क्या बना रहे हैं? अपनी आवश्यकता की वस्तु बना रहे हैं। बजरी बना ली, रेती बना ली, पत्थर बना लिया, ठीक है, सीमेंट बना ली, ये सारी क्या है? ये पत्थर है। जो खनिज का है ये धरती के ऊपर वाला, इसको अगर हम निकाल लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? उत्खनन बोलते, क्यूरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो उत्खनन भी किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। पशुपालन भी इसमें आएगा। उसके बाद शिकार करना, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। ऐसा ही एक क्षेत्र और है बेटा, ये प्राथमिक क्षेत्र के सारे सोर्स हैं। इसके बाद ऐसा एक दूसरा क्षेत्र है, वहाँ पर स्पेस नीदर लिख देता हूँ, जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी, अगर हम अब सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आप लोगों को याद रखना है हमेशा निर्माण और विनिर्माण शामिल होता है। क्या होता है? निर्माण और विनिर्माण। विनिर्माण, अगर निर्माण की बात करें तो कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ये दो चीजें शामिल होती है किसके अंदर? द्वितीयक सेक्टर के अंदर। और द्वितीयक सेक्टर प्राथमिक सेक्टर के बिना अधूरा है। क्यों अधूरा है बेटा? क्योंकि जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसके लिए क्यों बनाया गया है? वो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसके लिए द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण किया गया है। अब किसान खेती कर रहा है, क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है। उसको क्या चाहिए? साधन चाहिए। क्या चाहिए उसको? साधन चाहिए। उसको निकालने के लिए मशीनरी चाहिए। क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। उसको काटने के लिए क्या चाहिए बेटा? हथियार चाहिए, दराती वगैरह चाहिए। और दराती कहाँ से मिलेगी? फैक्ट्री से मिलेगी। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी, और उसी से फसल कटेगी, और उसी से क्या होगा बेटा? फसल निकलेगी, और फसल निकलने के बाद क्या होगी? बेची जाएगी मार्केट में, तभी क्या होगा? उसको लाभ मिलेगा। किस में बेटा? तो द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है? निर्माण और विनिर्माण, याद रखना। तो अब होता क्या है, अगर हम निर्माण की बात करें जिसमें हम भवन, पुल बनाते हैं या किसी का भी कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, वो किस में आता है? द्वितीयक में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो वस्तुएं हमें यूज में मिल रही है वह फैक्ट्रियों में बनती है, और फैक्ट्री का निर्माण, फैक्ट्रियों में जो हथियार बनते हैं, जो औजार बनते हैं, सॉरी हथियार नहीं, जो औजार बनते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? भवनों वगैरह का निर्माण किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? मशीनें बनेगी बेटा। क्या बनेगी? मशीनें बनेगी। जैसे कि सड़क बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? तो मशीनों की जरूरत है। और मशीनों में हम कई चीज़ों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोड रोलर है, वो कहाँ पर बनेगा? एक फैक्ट्री के अंदर बनेगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें रेल चाहिए, तो रेल भी कहाँ बनेगी बेटा? रेल भी हमें एक आवश्यकता बन चुकी है हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? द्वितीयक क्षेत्र में होगी। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर भी कहाँ बनेगा? द्वितीयक क्षेत्र में बनेगा। अब हम दोनों चीज़ों को किस में शामिल करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में करते हैं। एक खाद्य प्रसंस्करण भी होता है, जिसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, उसको भी सेकेंडरी में शामिल किया जाता है बड़े स्तर पर। तो मुख्यतः अगर हम बोले तो निर्माण और विनिर्माण की बात करें तो सेकेंडरी जो अपना द्वितीयक जो क्षेत्र है, इसमें हम मुख्यतः इंडस्ट्री को शामिल करेंगे। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग को शामिल किया जाएगा बेटा। उद्योग को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाता है, इसमें याद रखना। उद्योग को शामिल किया जाएगा किसमें? तो द्वितीयक क्षेत्र में। अब बात आती है इसके तीसरे क्षेत्र की, जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्र। क्या नाम है? तृतीयक क्षेत्र, टेरेस्ट्री सेक्टर। अब टेरेस्ट्री सेक्टर की बात करें तो टेरेस्ट्री सेक्टर में बेटा हमेशा परिवहन आएगा। क्या आएगा? परिवहन आएगा। स्टोरी सुनाऊंगा आप एक लोगों को, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। आप लोगों को तीनों के तीनों क्या याद हो जाएंगे? क्षेत्र याद हो जाएंगे। परिवहन किस में शामिल होता है? तृतीयक क्षेत्र में। द्वितीयक में क्या आएगा बेटा? बैंक आएगा। क्या आएगा? बैंक आएगा। हॉस्पिटल आएगा बेटा, अस्पताल, अस्पताल आएगा। और क्या आएगी बेटा? एजुकेशन आएगी। और क्या आएगी? एजुकेशन, शिक्षा।
एजुकेशन आएगी। और क्या आएगा बेटा एजुकेशन के अलावा? और क्या आएगा? शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गया, अस्पताल हो गया, बैंक हो गया, परिवहन हो गया। इसके अलावा कोई पॉइंट हो सकता है? बताओ आप लोग। तो सब जानते हैं। क्या आएगा इसके बाद बेटा? तो इसके बाद आएगा क्या? टेरिटरी सेक्टर में इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री आएगी क्या बेटा? बताओ। तो याद रखना बेटा, इंडस्ट्रीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इंडस्ट्रीज कहाँ शामिल हो चुकी या हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? परिवहन आएगा, बैंक आएगा, अस्पताल आएगा, शिक्षा आएगा, और हम इसमें संचार को भी शामिल कर सकते हैं। संचार, संचार समझ रहे हो? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को भी किस में शामिल करेंगे? संचार को। यानी कि फ़ोन वगैरह, जो रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह जो देख रहे हैं, वो किस में आ रहे हैं? तृतीयक में। यानी कि मुख्यतः अगर हम बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आएगा। क्या आएगा? सर्विस सेक्टर आएगा। यानी कि सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी साधन की मदद से क्या की जाती है? सेवा की जाती है। एक परिवहन वाला व्यक्ति है, कोई बस चला रहा, ड्राइवर है, तो वह क्या कर रहा? सेवा कर रहा। किसकी? सरकार की भी और लोगों की भी। और फिर कौन है बेटा? बैंक। बैंक के जो लोग हैं अपना पैसा रख रहे हैं, सरकार क्या रख रही है? पैसा जमा करवा रही है लोगों द्वारा। उनकी सुरक्षा की उनकी सुरक्षा की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो कौन, किसके पास है? सरकार के पास है या बैंक की पॉलिसी के अंदर है। तो वो भी क्या है बेटा? एक प्रकार की सेवा जो हमें सुविधा दे रहा है बैंक, कि हम आपके पैसे को रखेंगे, आपको उचित ब्याज देंगे, आपको एफडी देंगे, इस पे इतना ब्याज मिलेगा, ये करंट अकाउंट है हमारा, ये सेविंग अकाउंट हमारा, ये रैंकरिंग अकाउंट हमारा। तो ये चीज़ें कौन देता है? बैंक देता है। अस्पताल है, अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, लेकिन सभी हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर होते हैं वे क्या कर रहे हैं बेटा? मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा के बदले उनको क्या प्राप्त हो रही है? अर्निंग हो रही है, उनकी पैसा प्राप्त हो रहा है। कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। अगर निजी क्षेत्र का अस्पताल है तो कौन दे रहा है? उस निजी हॉस्पिटल का मालिक वो दे रहा है। लेकिन मुख्यतः वो क्या रही है? सेवा हो रही है। तो ये किस में आएंगे? सर्विस सेक्टर में आएंगे। शिक्षा भी क्या है बेटा? सर्विस सेक्टर का। कम्युनिकेशन भी क्या है? सर्विस सेक्टर का है। अब ये तीनों के तीनों जो स्वभाव के आधार पर मैंने क्षेत्र बांटे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब इन तीनों क्षेत्र क्या है? कई वस्तुएं ऐसी हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से आकर तृतीयक क्षेत्र तक पहुंचती हैं। कैसे? जैसे बात कर रहे हैं हम जिसकी प्राथमिक क्षेत्र में हमने क्या करके, माइनिंग करके धरती के अंदर से पेट्रोलियम निकाला, कच्चा तेल निकाला। क्या निकाला? कच्चा तेल। अब कच्चा तेल निकल के कहाँ पर पहुंचा? उद्योग के अंदर। यानी कि उद्योग के अंदर पहुंचा, इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री ने कच्चे तेल को किस में परिवर्तित कर दिया? पेट्रोल और डीजल बना दिया, और केरोसिन तेल निकाल दिया। इन तेलों को बांट दिया। किस में? कच्चा तेल को अलग अलग भाग में बांट दिया। अब वो कच्चा तेल कहाँ पर पहुंचा? कहाँ पर पहुंचा बेटा? तो पेट्रोल पंपों के पास में पहुंचा, और पेट्रोल पंप के पास में पहुंचते ही वहां पर लोगों ने उसको अपने साधन में गलवाया। वो तेल कहाँ पर पहुंचा? परिवहन में। और परिवहन में जैसे ही वो तेल पहुंचता है, उससे क्या कर रहे हैं लोग? सेवा कर रहे हैं। तो कई चीजें ऐसी है जो प्राथमिक क्षेत्र से शुरू होती है और कहाँ तक पहुंचती? तृतीयक क्षेत्र तक पहुंचती है। अब आटा की बात कर रहा हूं मैं, गेहूं की बात कर रहा हूं। एक किसान व्यक्ति था, उसने गेहूं उगाई, और गेहूं उगाकर उस गेहूं को कहाँ पर भेजा? एक फैक्ट्री के, एक इंडस्ट्री के अंदर भेजा, और गेहूं निकाल के इंडस्ट्री के अंदर भेज दिया। लेकिन गेहूं को निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, तो गेहूं कहाँ पहुंची? मशीन के अंदर से होकर कहाँ पहुंची? फैक्ट्री के अंदर। एक फैक्ट्री ने उस आटे से क्या, वो गेहूं से क्या बना दिया? आटा बना दिया। जैसे ही वो आटा बना, आटा कहाँ पर बना? मशीनों की सहायता से बना। तो कौन से सेक्टर में आ गया? आटा द्वितीयक में आ गया। क्यों बना? किसने बना? मशीनों ने। अब उस आटे से क्या बन जाएंगे? बिस्कुट बन जाएंगे, ब्रेड बन जाएंगे, चपाती बन जाएगी। उस आटे से अलग अलग चीजें बनकर क्या हो जाएगी बेटा? मार्केट में फैल जाएगी, और फिर वह लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो क्या हो रही है? लोगों की सेवा हो रही है। तो कई वस्तुएं ऐसी ही बेटा जो प्राथमिक क्षेत्र से चलती 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 कहाँ पर आ रही है? तृतीयक क्षेत्र में। दूध हो गया, दूध भैंस ने दिया, पशुपालन से दूध प्राप्त हुआ। तो पशुपालन क्या है बेटा?
पशुपालन की बात करें हम तो क्या है पशुपालन, तो पशुपालन की बात करें तो कौन से क्षेत्र में आता, प्राथमिक में आता। अब हमने दूध प्राप्त कर लिया किससे, मैंस से। अब दूध प्राप्त करने के बाद हमने दूध को कहाँ पर पहुँचाया, तो आप लोगों को पता है दूध पर कहाँ पर पहुँचाया, एक फैक्ट्री के अंदर पहुँचाते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जैसे ही दूध को पहुँचाते हैं, दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है, पनीर में परिवर्तित कर दिया जाता है, और उससे खमीर बना दिया जाता है, या फिर उससे क्या बना दिया जाता है, चीज़ बना दिया जाता है, या फिर फ्लेवर बना दिया जाता है। जैसे ही वो वस्तु क्या हो गई बेटा, अलग अलग भाग में, यानी कि दूध अलग अलग वस्तुओं में बट गया। बट जाने के बाद फिर उससे क्या बनती है बेटा, किससे, उन दही वगैरह और चीज़ वगैरह से। उनके बाद जो अगली प्रोसेस आती है, उनसे फिर क्या बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, विटामिन्स बनाए जाते हैं, फ्लेवर बनाए जाते हैं, दूध के फ्लेवर बनते हैं जो अलग अलग वस्तुओं में यूज़ होते हैं, अलग अलग खाने की चीज़ों में यूज़ होते हैं। और वे चीज़ें विटामिन्स वगैरह या दवाइयाँ जो बन रही है दूध से निकल कर जो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में जाएगी दवाइयाँ बन के, और उन दवाइयों से क्या होगा, मरीजों का क्या होगा बेटा, इलाज होगा। वे दवाई भी क्या हो गई बेटा, सेवा सेक्टर में आ गई। तो ऐसे चलते चलते बेटा प्रोसेस चल रही है किसकी बेटा, एक फूड चेन की तरह, किसकी, अपने क्षेत्रों की। तो ये 3 क्षेत्र है स्वभाव के आधार पर, लेकिन मुख्यतः अगर क्षेत्रों की बात करें तो 3 प्रकार से क्षेत्रों को बांटा जाता है, स्वभाव के आधार पर, शर्तों के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अगर हम शर्तों के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित क्षेत्र और अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र बोला जाता है। अगर ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप में एक पब्लिक सेक्टर आता है, जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र होते हैं जिन पर सरकार का यानी कि सार्वजनिक अधिकार होता है, वो किस में आएंगे, जिनका स्वामित्व सरकार का होता है, वे क्षेत्र किस में आएंगे, पब्लिक में आएंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो निजी हाथों में जाएंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जिनके ऊपर किन का स्वामित्व होता है, तो निजी हाथों, निजी क्षेत्र का होता है। फिर एक आता है बेटा ट्रिपल पी, क्या आता है, ट्रिपल पी मॉडल बोलते हैं इसे। फिलहाल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है मोदी सरकार के दौरान। इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और निजी हाथ, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। यानी कि 100 में से 51% सरकार है और 49% क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। उसको क्या बोलते हैं, पीपी बोलते हैं, ट्रिपल पी बोलते हैं, जॉइंट वेंचर भी कहते हैं, तो संयुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है उसे। फिर उसके बाद आता है एक सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव क्षेत्र बोलते हैं उसे। तो ये स्वामित्व के आधार पर बांटे जाते हैं। तो ये कुछ बातें बताई मैंने आप लोगों को, तीनों क्षेत्र अलग अलग तरीके से बताए हैं। इसके बाद मैं आपको शर्तें बताऊंगा, शर्तों के आधार पर क्या होता है, ओनरशिप के आधार पर क्या होता है। ये सभी चीज़ें अगली क्लास में करवाई जाएगी। अभी जो क्लास की जो समय की सीमाएं हैं, समय का अभाव है और क्लास का समय भी हो चुका है, तो मैं अभी क्लास को समाप्त करना चाहता हूं बेटा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था वो लगभग आगे नहीं पूछ पाएगा। अगर मैंने शुरू कर दिया तो लंबी क्लास हो जाएगी, अभी समय नहीं है। तो अब हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे इसको, तो कोई बात नहीं है, इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। कोई डाउट वगैरह आए तो अपना चैनल है हिस्ट्री बाय शिवम सर, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो चैनल उसी में मिलेगा सभी का सभी। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का वहाँ पर आप लिख कर भेज देना, या क्लास के नीचे कॉमेंट में डाल देना, या फिर हमारा जो हेल्प डेस्क का युवा बूस्टर अकेडमी, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कैसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्यूरी, कोई भी जानकारी किसी प्रकार की, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि सभी बच्चों तक ये जो चीज़ें हैं पहुँच सके, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके एग्ज़ाम को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।